अप्रैल 2025 भारत की कॉफी राजधानी कहे जाने वाले कुर्ग के मदिकेरी शहर में एक चौंकाने वाली खबर ने यहां की शांति को भंग कर दिया। ऑनलाइन गायिका और सोशल मीडिया सनसनी आन्या शर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पश्चिमी घाट के पहाड़ों का एक चमकता हुआ सितारा महज 24 साल की उम्र में बेरहमी से कुचल दिया गया था। हत्यारे का अपराध इतना क्रूर था कि जनता में भारी आक्रोश फैल गया। एक भयावह रात में उस युवा लड़की की नाजुक जिंदगी छीन ली गई। उसकी अचानक मौत ने उसके परिवार के लिए दिल दहला देने वाला दर्द और उसके प्रशंसकों के लिए कभी न खत्म होने वाला शोक छोड़ दिया। उस मनहूस रात के 2 दिन बाद मदिकेरी को कुशालनगर से जोड़ने वाले सुनसान घाट रोड पर हवा में अभी भी एक भयानक खामोशी थी। राजू, सड़क रखरखाव दल का एक मजदूर, पश्चिमी घाट की तेज धूप में काम कर रहा था। दोपहर के भोजन के समय उसने सड़क के किनारे एक घनी झाड़ी की आड़ ली। जैसे ही वह घनी झाड़ियों में घुसा, एक अजीब और तेज बदबू उसकी नाक में आई, जिससे उसे बेचैनी होने लगी। जिज्ञासावश वह और अंदर गया। उसकी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य था। एक महिला का अर्धनग्न शरीर, उसके कपड़े अस्त व्यस्त और फटे हुए थे। उसकी गोरी त्वचा अब पीली और बैंगनी पड़ चुकी थी और उस पर गहरे निशान थे। राजू सदमे में जम गया। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसने घबराहट में तुरंत अपना फोन निकाला और 113 डायल किया। कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ियों के सायरन ने पहाड़ों की खामोशी को चीर दिया। घटनास्थल को तुरंत पीली टेप से सील कर दिया गया। इंस्पेक्टर अर्जुन कुमार, कोडागू जिला पुलिस की अपराध शाखा के प्रमुख, व्यक्तिगत रूप से घटनास्थल पर जांच का नेतृत्व कर रहे थे। हत्यारे की क्रूरता देखकर उनका चेहरा सख्त हो गया। सफेद सुरक्षात्मक सूट पहने फोरेंसिक टीम ने सावधानी से अपना काम शुरू किया। हर छोटे से छोटे सबूत को इकट्ठा किया जा रहा था। सड़क के किनारे मिट्टी पर एक कार के टायर के गहरे निशान थे। एक लग्जरी कार के टूटे हुए शीशे के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए थे। कई लोगों के पैरों के निशान एक दूसरे पर चढ़े हुए थे, जो एक भयंकर संघर्ष का संकेत दे रहे थे। पीड़िता के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जांचकर्ताओं को झकझोर कर रख दिया। पीड़िता के सिर और चेहरे पर कई चोटें थीं और गला घूंटने के स्पष्ट संकेत थे, जिससे दम घुट गया था। इससे भी भयानक बात यह थी कि फोरेंसिक जांच से पता चला कि मरने से पहले कई लोगों ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया था। जांच के दौरान फोरेंसिक विशेषज्ञों ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण विवरण खोजा। पीड़िता के नाखूनों के नीचे त्वचा के ऊतक और अज्ञात डीएनए के नमूने पाए गए, जो साबित करता था कि उसने अपने आखिरी क्षणों तक जमकर संघर्ष किया था। परिवार द्वारा 2 दिन पहले दर्ज कराई गई गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर पीड़िता की पहचान जल्द ही 24 वर्षीय आन्या शर्मा के रूप में हो गई। उन दुष्ट अपराधियों को खोजने के लिए तुरंत एक विशेष जांच दल का गठन किया गया। कोडागू जिला पुलिस मुख्यालय में जांच दल का बैठक कक्ष पूरी रात रोशन रहा। माहौल तनावपूर्ण था। इंस्पेक्टर अर्जुन कुमार एक सफेद बोर्ड के सामने खड़े थे, जो मामले से संबंधित जानकारी और तस्वीरों से भरा था। जनता और उच्च अधिकारियों का दबाव बहुत बड़ा था। पीड़िता न केवल एक खूबसूरत युवा लड़की थी, बल्कि एक प्रतिष्ठित परिवार से भी थी, जिससे मामला और भी जटिल हो गया। हर जांच, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, तत्काल और सटीकता से की जानी थी। पहली जांच टीम पीड़िता के परिवार के पास पहुंची। आन्या के परिवार का आलीशान बंगला शोक में डूबा हुआ था। उसके पिता श्रीदेव शर्मा, एक सफल व्यवसायी जो व्यापार की दुनिया में अपनी दृढ़ता के लिए जाने जाते थे, अब पूरी तरह से टूट चुके थे। मेरी बेटी, वह बहुत अच्छी थी। बचपन से लेकर आज तक उसने कभी किसी को परेशान नहीं किया। उन्होंने ऐसा क्रूर काम करने की हिम्मत कैसे की? उनकी आवाज भर आई। आन्या की मां, श्रीमती लक्ष्मी शर्मा, रिश्तेदारों की बाहों में रोते रोते बेसुध हो गई थीं। उनके टूटे फूटे बयानों के माध्यम से जांचकर्ताओं ने आन्या की एक तस्वीर बनाई। एक ऐसी लड़की जो विलासिता में पैदा हुई थी, लेकिन एक साधारण जीवन जीती थी, जिसे गायन का शौक था और वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। जब उनकी बेटी के सामाजिक और रोमांटिक रिश्तों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि आन्या का 1 साल से अधिक समय से रोहन वर्मा के साथ एक खूबसूरत रिश्ता था। रोहन एक सभ्य, सुसंस्कृत और पढ़ा लिखा लड़का है। हमारा परिवार उसे बहुत पसंद करता है। हाल ही में मेरी बेटी ने उल्लेख किया था कि कोई लड़की रोहन को परेशान कर रही थी। इस वजह से मेरी आन्या कई बार परेशान भी हुई, श्रीमती शर्मा ने सिसकते हुए बताया। रोहन वर्मा को तुरंत पूछताछ के लिए बुलाया गया। उसका सुंदर और शालीन चेहरा अब थका हुआ और दुख से भरा हुआ था। शांत और सहयोगी रवैया बनाए रखते हुए
रोहन ने आन्या के साथ अपने गहरे रिश्ते की पुष्टि की। हमने इस साल के अंत में शादी करने की योजना बनाई थी। आन्या मेरे लिए सब कुछ थी। रोहन की आवाज धीमी हो गई। जब जांचकर्ता ने उनके निजी जीवन में संघर्षों का उल्लेख किया तो रोहन ने कुछ भी नहीं छिपाया। वह पुलिस को प्रिया सिंह का नाम बताने वाला पहला व्यक्ति था। रोहन ने पूरी घटना को स्पष्ट रूप से सुनाया। एक कॉस्मेटिक्स कंपनी में एक सेमिनार से, जहां प्रिया उससे पहली बार मिली थी, और तुरंत एक अत्यधिक जुनून दिखाया था। पहले तो मैंने सोचा कि वह एक सामान्य प्रशंसक है, लेकिन फिर संदेशों की आवृत्ति और इश्कबाजी के शब्द बेशर्म हो गए। रोहन ने कहा। उसने अपने और प्रिया के बीच की पूरी संदेश हिस्ट्री दिखाई, जिसमें वे संवेदनशील तस्वीरें भी शामिल थीं जो उसने उसे लुभाने के लिए भेजी थीं। घटना का चरम प्रिया की कंपनी की साल के अंत की पार्टी थी। उसने जानबूझकर मुझे शराब पिलाने की कोशिश की, लगातार अनुचित तरीके से छूती रही और फिर नशे में होने का नाटक किया ताकि मैं उसे घर छोड़ दूं। रोहन ने घृणा के साथ याद किया। मैंने उसके घर के अंदर जाने से साफ इनकार कर दिया और स्पष्ट कर दिया कि मेरी एक प्रेमिका है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह चुपके से कार में तस्वीरें ले लेगी और उन्हें अस्पष्ट कैप्शन के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देगी, जानबूझकर गलतफहमी पैदा करने के लिए। रोहन ने बताया कि जब आन्या को एक दोस्त के माध्यम से इस बारे में पता चला तो वह बहुत गुस्से में थी। आन्या एक भावुक इंसान थी, लेकिन बहुत सीधी और मजबूत भी। वह प्रिया जैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आन्या ने प्रिया को पोस्ट हटाने के लिए संदेश भेजा, लेकिन प्रिया ने अभद्र और अपमानजनक शब्दों के साथ जवाब दिया। इन्हीं अपमानों ने प्रिया की कंपनी में तीखी बहस को जन्म दिया। उस दिन आन्या प्रिया के कार्यस्थल पर गई थी। मैं उसके साथ नहीं गया था, लेकिन मैंने आन्या से सुना कि उसने प्रिया के कई सहकर्मियों और प्रबंधक के सामने मेरे साथ इश्कबाजी के संदेशों के सारे सबूत दिखाए। आन्या ने प्रिया को चेतावनी दी कि वह उसे परेशान करना बंद कर दे, अन्यथा वह कानूनी मदद लेगी। प्रिया उस समय चुप हो गई, बस रोती रही, और फिर मैंने सुना कि उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। हत्या की रात के लिए रोहन ने एक ठोस बहाना प्रदान किया। उसकी रात 9:00 बजे से 11:00 बजे तक छात्रों के एक समूह के लिए एक ऑनलाइन कोचिंग सत्र था, जिसे वीडियो पर रिकॉर्ड किया गया था और कई लोगों ने इसकी पुष्टि की थी। रोहन की गवाही ने एक महत्वपूर्ण जांच दिशा खोल दी। अन्य जासूसों ने भी जल्दी से आन्या के करीबी दोस्तों और सहकर्मियों से बात की। सभी ने पुष्टि की कि आन्या एक दयालु और अच्छे स्वभाव की व्यक्ति थी, लेकिन बहुत मजबूत व्यक्तित्व वाली थी और कभी किसी को खुद पर हावी नहीं होने देती थी। वे सभी जलन के कारण आन्या और प्रिया नामक लड़की के बीच तीव्र संघर्ष के बारे में जानते थे। विशेष जांच दल के बैठक कक्ष में सभी बयानों और प्रारंभिक जानकारी को संकलित करने के बाद नंबर 1 संदिग्ध का चित्र स्पष्ट होने लगा। प्रिया सिंह, 22 वर्ष, एक स्पष्ट मकसद के साथ अपमानित होने और नौकरी खोने के लिए जलन और बदला। इंस्पेक्टर कुमार ने जटिल रिश्ते के चार्ट को देखा और प्रिया सिंह के नाम पर एक गहरा लाल गोला बनाया। प्रिया सिंह को तुरंत पूछताछ के लिए बुलाओ। उनकी दृढ़ आवाज कमरे की खामोशी को तोड़ते हुए गूंजी। एक और जासूसी टीम उस कॉस्मेटिक्स कंपनी में पहुंची जहां प्रिया सिंह काम करती थी। जांचकर्ता रोहन वर्मा के बयान की पुष्टि करना चाहते थे, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे नंबर 1 संदिग्ध के चरित्र का सबसे पूर्ण और वस्तुनिष्ठ चित्र बनाना चाहते थे। प्रबंधन से संपर्क करने पर जासूसों को एक थका हुआ सिर हिलाना मिला। प्रिया, सुंदरता में कोई कमी नहीं, लेकिन व्यावसायिकता में बहुत सथी, बिक्री प्रबंधक ने कहा। उसकी बिक्री क्षमता बहुत असंगत थी, जो मुख्य रूप से पुरुष ग्राहकों के साथ छेड़खानी पर निर्भर थी। कंपनी ने उसे कई बार उसके विचलित रवैये और बहुत ही भड़कीले कपड़ों के बारे में चेतावनी दी थी, जो कार्यालय के माहौल में अरुचिकर थे। लेकिन प्रिया की पूरी तस्वीर वास्तव में उसकी पूर्व महिला सहकर्मियों के बयानों से सामने आई। उन्होंने प्रिया को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जो हमेशा ध्यान का केंद्र बनना चाहती थी, हमेशा किसी भी कीमत पर बाहर खड़े होने के तरीके खोजती थी। उसके हथकंडे हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। वह अपनी सुंदरता को एक हथियार मानती है। कंपनी में कोई भी पुरुष, गार्ड से लेकर सीईओ तक, जब तक वह सुंदर दिखता है या थोड़ी शक्ति रखता है, वह उसे नहीं छोड़ती। वह बहुत सारे पुरुषों से घिरे रहने और उनके लिए लड़ने की भावना का आनंद लेती है, भले ही वह बाद में किसी के प्रति सच्ची न हो, एक ने कहा। एक अन्य ने कहा, वह उन महिला सहकर्मियों से बेहद जलती थी जो उससे ज्यादा सुंदर थीं या बेहतर प्रदर्शन करती थीं। वह उनकी पीठ पीछे बुराई करने, अफवाहें गढ़ने के तरीके खोजती थी। मिस शर्मा के मामले से पहले उसने हमारे वेयरहाउस के एक टीम लीडर को भी फंसाया था, जिससे उसकी शादी लगभग टूट गई थी। जब उस टकराव के बारे में पूछा गया तो सभी ने पुष्टि की कि यह एक अविस्मरणीय दृश्य था। शुरू में
प्रिया बहुत अहंकारी और उद्दंड थी, लेकिन जब आन्या ने इश्कबाजी के संदेशों और संवेदनशील तस्वीरों के सबूतों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की, तो प्रिया अवाक रह गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। पूरी कंपनी के सामने अपमानित होकर वह रोई, चिल्लाई और फिर तुरंत अपना इस्तीफा लिख दिया। एक कर्मचारी ने प्रिया को अपना सामान पैक करते समय दांत पीसते हुए यह बड़बड़ाते हुए भी सुना था, तू रुक जा कुतिया, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। इन बयानों ने विशेष जांच दल के निष्कर्षों को और पुख्ता कर दिया। प्रिया सिंह कोई भोली भाली लड़की नहीं थी जिसने प्यार में मूर्खतापूर्ण काम किया हो। वह एक जटिल व्यक्तित्व वाली, चालाक, स्वार्थी और गहरी नफरत से भरी हुई महिला थी। बदला लेने का उसका मकसद पूरी तरह से आधारित और अत्यंत तीव्र था। उच्च तकनीक अपराध पर विशेष कार्यबल को कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। आन्या शर्मा के सोशल मीडिया खातों पर हर स्टेटस, हर टिप्पणी, हर संदेश की सावधानीपूर्वक जांच की गई। जैसा कि रोहन वर्मा ने कहा था, आन्या और प्रिया के बीच का संघर्ष स्पष्ट था। जासूसों को प्रिया की विवादास्पद पोस्ट मिली जिसमें रोहन के साथ सेल्फी थीं। साथ ही प्रिया और आन्या के दोस्तों के बीच चुनौतीपूर्ण टिप्पणियों की एक श्रृंखला भी थी, लेकिन सबसे पुख्ता सबूत निजी संदेशों में था। प्रिया ने आन्या का अपमान करने के लिए सबसे अश्लील और कटु शब्दों का इस्तेमाल किया था। उसे बेशर्म प्रेमी, चोर गायिका कहा था। चरम धमकी थी, बस इंतजार कर, तुझे मुझे अपमानित करने की कीमत चुकानी होगी। सारे सबूत एक साथ आ गए और प्रिया सिंह को बुलाने का सम्मन तुरंत जारी किया गया। प्रिया सिंह को जांच एजेंसी में लाया गया, जो सोशल मीडिया पर उसकी आकर्षक छवि से बिल्कुल अलग थी। उसने सादे कपड़े पहने थे। उसके चेहरे पर एक मासूम, डरा हुआ भाव था। इंस्पेक्टर कुमार और जांचकर्ताओं के सामने बैठकर प्रिया ने अपना अभिनय शुरू किया। शुरू में उसने आन्या के साथ संघर्ष की बात स्वीकार की। यह सच है कि मेरे और आन्या जी के बीच रोहन सर को लेकर कुछ गलतफहमी थी। मैं रोहन सर की एक बड़े भाई, एक आदर्श के रूप में प्रशंसा करती थी। कंपनी में बहस के दिन आन्या जी ने चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, जिससे मेरी नौकरी चली गई। मैं बहुत दुखी थी, प्रिया ने सिसकते हुए कहा। जब संदेशों में धमकियों के बारे में पूछा गया तो प्रिया ने साफ इनकार कर दिया। उस समय मैं बहुत गुस्से में थी, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे कुछ कह दिया। लेकिन मैं कसम खाती हूं कि मेरा इरादा कभी भी उन्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं था। मैं सिर्फ एक कमजोर लड़की हूं। मैं ऐसा भयानक काम करने की हिम्मत कैसे कर सकती हूं? हत्या की रात के बारे में प्रिया ने दावा किया कि वह घर पर अकेली थी, देर रात तक फिल्में देख रही थी और फिर सो गई। एक क्लासिक बहाना जिसका कोई गवाह नहीं था। प्रिया का टालमटोल भरा रवैया और उसके नकली आंसू अनुभवी जांचकर्ताओं को धोखा नहीं दे सके। हालांकि बिना किसी प्रत्यक्ष सबूत के वे प्रिया पर आरोप नहीं लगा सकते थे। उसे जाने दिया गया, लेकिन 24/7 विशेष निगरानी में रखा गया। जांच एक गतिरोध पर पहुंचती दिख रही थी। अब सारी उम्मीदें पीड़िता की सफेद मर्सिडीज C300 कार को खोजने पर टिकी थीं, जो मामले का सबसे महत्वपूर्ण सबूत थी। आपराधिक तकनीकी टीम ने काम संभाला और सौभाग्य से कार में एक उन्नत GPS ट्रैकिंग सिस्टम स्थापित था, जो अभी भी एक सिग्नल प्रसारित कर रहा था। अंतिम सिग्नल पड़ोसी राज्य कर्नाटक के एक दूरदराज के इलाके में दर्ज किया गया था, जो अपराध स्थल से 100 किलोमीटर से अधिक दूर था। इंस्पेक्टर कुमार के नेतृत्व में एक जिंगिंग टीम तुरंत रात में निकल पड़ी। कई घंटों की यात्रा के बाद धीरे धीरे कमजोर होते सिग्नल का पीछा करते हुए टीम GPS स्थान पर पहुंची। यह एक छोटी, तेजी से बहने वाली धारा थी, जो एक सुनसान कॉफी बागान में गहरी स्थित थी। खोज तत्काल शुरू हुई। यहां है, एक जासूस चिल्लाया जब उसने धारा से एक छोटी सी वस्तु निकाली, लेकिन यह कार नहीं थी। अपराधियों ने चालाकी से GPS यूनिट को कार से हटा दिया था और जांच एजेंसी को गुमराह करने के लिए उसे धारा में फेंक दिया था। कार गायब थी। निराशा हर अधिकारी के चेहरे पर स्पष्ट थी। हालांकि इंस्पेक्टर कुमार हिले नहीं। क्या वे सोचते हैं कि वे इससे बच सकते हैं? तुरंत कई टीमों में विभाजित हो जाओ, पूरे क्षेत्र की तलाशी लो, 5 किलोमीटर के दायरे में हर घर, हर बागान कार्यकर्ता से पूछताछ करो। वे एक कार के साथ हवा में गायब नहीं हो सकते। आदेश का तुरंत पालन किया गया। जासूस हर दिशा में फैल गए और दृढ़ता का फल मिला। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि 1 या 2 दिन पहले उसने एक अजीब सफेद मर्सिडीज को एक काली मिर्च के बागान में गहरे एक परित्यक्त घर में जाते देखा था। मुझे यह अजीब लगा क्योंकि वह घर लंबे समय से वीरान पड़ा है और वहां कुछ अजीब दिखने वाले, बहुत ही बदमाश जैसे युवक घूम रहे थे, किसान ने ईमानदारी से बताया। परित्यक्त घर को तुरंत घेर लिया गया। अंदर खाली था,
वे जा चुके थे, लेकिन वे इतनी जल्दी में चले गए थे कि उन्होंने अनगिनत निशान छोड़े थे। बियर की बोतलें, सिगरेट के बट, आधे अधूरे खाने के डिब्बे। फॉरेंसिक टीम ने घर के हर वर्ग सेंटीमीटर की सावधानीपूर्वक जांच की, और फिर वह सफलता मिली जिसकी जांच दल को उम्मीद थी। एक बियर की बोतल और एक सिगरेट के पैकेट पर तकनीकी टीम को कई स्पष्ट उंगलियों के निशान मिले। इन उंगलियों के निशानों को तुरंत विश्लेषण के लिए केंद्र भेजा गया। कुछ ही घंटों में परिणाम वापस आ गए। राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड डेटाबेस ने 4 संदिग्धों की पहचान कर ली थी, जिसका नेतृत्व 37 वर्षीय विक्रम विक्की रेड्डी कर रहा था, जिसका एक कुख्यात आपराधिक रिकॉर्ड था। अन्य 3 भी कट्टर अपराधी थे। एक महत्वपूर्ण विवरण ने इंस्पेक्टर कुमार का ध्यान खींचा। विक्रम रेड्डी प्रिया सिंह का चचेरा भाई था। मामले की सभी कड़ियां जुड़ने लगी थीं। लगभग 200 किलोमीटर दूर समुद्र तटीय शहर गोवा में माहौल बिल्कुल विपरीत था। एक छोटी सी गली में गहरे स्थित एक सस्ते गेस्ट हाउस में विक्रम रेड्डी और उसके 3 गुर्गे अय्याशी कर रहे थे। एक सस्ते कमरे से तेज संगीत की आवाज आ रही थी, जो समुद्र की लहरों की आवाज को भी दबा रही थी। तेज शराब, सिगरेट और सस्ते परफ्यूम की गंध एक घने, घुटन भरे माहौल में मिल गई थी। मर्सिडीज C300 को सीमा पार एक सिंडिकेट को बड़ी रकम में बेचने के बाद उन्होंने अपनी किस्मत बदलने के लिए गोवा जाने का फैसला किया था। 4 नंगे बदन, टैटू वाले आदमी 4 अधनंगे कपड़े पहने लड़कियों के साथ शराब पी रहे थे, जिन्हें उन्होंने मनोरंजन के लिए बुलाया था। विक्की, गिरोह के नेता के रूप में, एक कुर्सी पर पसरा हुआ था, हाथ में बियर की बोतल और मुंह में सिगरेट। वह अपनी उपलब्धि के बारे में शेखी बघार रहा था कि उसने कितनी चतुराई से GPS ट्रैकर को हटाकर धारा में फेंक दिया। जब मैं कोई काम करता हूं तो वह परफेक्ट होता है। वे नौसिखिए पुलिस वाले समुद्र में सुई ढूंढते रह जाएंगे। वह जोर से हंसा। उसके गुर्गे भी चापलूसी में शामिल हो गए। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि कानून का जाल उनके सिर पर कस चुका था। विक्रम रेड्डी की फाइल जल्दी से फिर से खोल दी गई। वह मदिकेरी का एक जाना माना अपराधी था। 37 साल की उम्र में उसने अपना आधा से अधिक जीवन जेल के अंदर और बाहर बिताया था। चोरी, डकैती और हमले के अनगिनत मामले। विक्की कुछ महीने पहले ही किसी पर हमला करने के आरोप में जेल से छूटा था। उसका स्वभाव अत्यंत हिंसक, लापरवाह और तथाकथित गैंगस्टर सम्मान के प्रति बहुत संवेदनशील था। प्रिया विक्की की चचेरी बहन थी। एक विशेष गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। पेशेवर तकनीकों और मुखबिरों के नेटवर्क से मिली जानकारी के संयोजन से जांच दल ने जल्दी ही गोवा में 4 संदिग्धों के ठिकाने का पता लगा लिया। एक विस्तृत और सावधानीपूर्वक गिरफ्तारी योजना तैयार की गई। तीसरे दिन भोर में, जब 4 अपराधी और लड़कियां एक रात की अय्याशी के बाद भी गहरी नींद में सो रहे थे, कर्नाटक पुलिस और कोडागू पुलिस की विशेष बल की टीमों ने चुपचाप पूरे गेस्ट हाउस को घेर लिया। सुबह ठीक 5:00 बजे इंस्पेक्टर कुमार ने दरवाजा तोड़ने का आदेश दिया। कमरे का दरवाजा खुल गया। हथियारों से लैस विशेष बल के जवान एक तूफान की तरह अंदर घुसे। गहरी नींद में सो रहे 4 लोगों को प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला। उन्हें फर्श पर पटक दिया गया और कुछ ही सेकंड में काबू कर लिया गया। लड़कियों की चीखें गूंज उठीं। विक्की और उसके साथियों के चेहरे पीले पड़ गए। उनका नशा और आक्रामकता गायब हो गई, और जब ठंडी हथकड़ियां उनकी कलाई पर लगीं तो उसकी जगह गहरे डर ने ले ली। पार्टी खत्म हो चुकी थी। उसी दिन 4 संदिग्धों को जांच में सहयोग के लिए विशेष वाहन में सीधे कोडागू जिला पुलिस की हिरासत में ले जाया गया। कोडागू जिला पुलिस की हिरासत में 4 अलग अलग पूछताछ कक्षों की ग्रे दीवारें हर ध्वनि को निगलती हुई लग रही थीं। विक्की और उसके 3 गुर्गों ने गोवा में अपनी गिरफ्तारी के सदमे के बाद जल्दी ही उन कट्टर अपराधियों का कठोर व्यवहार फिर से अपना लिया, जो जेल के अंदर और बाहर आते जाते रहते थे। वे अलग अलग बैठे थे, लेकिन सभी एक ही कहानी पर टिके हुए थे, इनकार। पूछताछ कक्ष में विक्की एक धातु की कुर्सी पर अकड़कर बैठा था। उसके चेहरे पर पश्चाताप का कोई भाव नहीं था। मैंने पहले ही कह दिया है, आपने गलत आदमी को पकड़ा है। हम भाई लोग कुछ दिनों के लिए गोवा में समुद्र का आनंद लेने आए थे। मदिकेरी में किसी गायिका की मौत से हमारा क्या लेना देना। उसकी आवाज उद्दंडता से भरी थी, लेकिन इंस्पेक्टर कुमार शांत रहे। उन्होंने चुपचाप एक मोटी फाइल को मेज पर सरका दिया, जो विक्की के ठीक सामने रुकी। शीर्ष पर फोरेंसिक विज्ञान संस्थान की विश्लेषण रिपोर्ट थी। इसे देखो, ध्यान से पढ़ो। इंस्पेक्टर कुमार की आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। DNA विश्लेषण परिणाम। पीड़िता के 10 उंगलियों के नाखूनों के नीचे फंसी त्वचा और खून के नमूने। उसने मरने से पहले बहुत जमकर संघर्ष किया, और संयोग से वह DNA तुम 4 के DNA से 100% मेल खाता है।
तुम्हारा, मनोज का, सुरेश का और दीपक का। अब तुम इसकी क्या व्याख्या करोगे? विक्रम रेड्डी का चेहरा बदल गया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और अहंकार एक पल में ढह गया। उसकी आंखें विश्लेषण रिपोर्ट पर टिकी थीं। वह जानता था कि यह अंत है। वैज्ञानिक प्रमाण अकाट्य थे। इंस्पेक्टर कुमार उठे। उनके हाथ मेज पर टिके हुए थे। उनका शरीर थोड़ा आगे की ओर झुका हुआ था। उनकी आंखें चाकू की तरह तेज थीं। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। वे गर्जे। 1. पूरी सच्चाई कबूल करो। कानून उन लोगों के प्रति उदारता दिखाता है जो पश्चाताप करते हैं। 2. इस बिल्ली और चूहे के खेल को जारी रखो और तुम सब एक साथ फांसी पर चढ़ोगे। मनोवैज्ञानिक दबाव और ठोस सबूतों के इस संयोजन ने विक्रम रेड्डी की इच्छा शक्ति को पूरी तरह से तोड़ दिया। वह कांपने लगा, फिर अपना सिर मेज पर पटक दिया, अपने हाथों से अपने उलझे हुए बालों को पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद उसने ऊपर देखा। उसकी आंखें लाल थीं और उसने कबूल करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज कांप रही थी क्योंकि उसने उस भयानक अपराध को फिर से सुनाया जो उसने और उसके गिरोह ने किया था। यह सब मेरी चचेरी बहन प्रिया सिंह की वजह से था। विक्की ने अपना कबूलनामा शुरू किया। उसने बताया कि त्रासदी की जड़ें एक सामान्य शराब पार्टी से शुरू हुईं, ठीक उसके जेल से छूटने के बाद। उस दिन प्रिया उससे मिलने आई थी। शराब के नशे में उसने रोना और उस अपमान के बारे में शिकायत करना शुरू कर दिया जो उसे सहना पड़ा था। प्रिया ने कहानी को अपने पक्ष में तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उसने आन्या को एक अभिमानी, अमीर लड़की के रूप में चित्रित किया जो दूसरों को कुचलने के लिए अपने परिवार के पैसे और शक्ति का इस्तेमाल करती थी। वह रोती रही, कह रही थी, वह आन्या एक पाखंडी है। वह कहती है कि वह सिर्फ रोहन की प्रशंसा करती थी, लेकिन आन्या ने उस पर प्रेमी, चोर होने का झूठा आरोप लगाया और उसे सबके सामने अपमानित किया। उसकी कहानी सुनकर मेरे अंदर का खून खौल उठा। मेरी अपनी बहन को इस तरह धमकाया और अपमानित किया जा रहा है। मेरे जैसे भाई का क्या सम्मान रह जाएगा? मैंने मेज पर मुक्का मारा और उसके लिए न्याय दिलाने का वादा किया। उस घोषणा के बाद विक्की ने योजना बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने लगभग 1 महीने तक आन्या का पीछा किया। मैंने अपने 3 आदमियों को बारी बारी से उसका पीछा करने के लिए कहा। वे उन लाउंज में घूमते थे जहां वह गाती थी। एक कोने में बैठकर उसे देखते थे। मैं उसकी पूरी दिनचर्या जानना चाहता था। एक मौका तलाश रहा था जब वह अकेली और किसी सुनसान जगह पर हो। और प्रिया इस बारे में जानती थी। वह सीधे तौर पर शामिल नहीं थी, लेकिन वह लगातार मुझे संदेश भेजती रहती थी। पूछती थी, भाई क्या योजना है? वह मुझे फेसबुक से आन्या के प्रदर्शन शेड्यूल के स्क्रीनशॉट भी भेजती थी और भड़काने वाली बातें कहती थी। मैं जानता था कि वह मेरे कदम उठाने का इंतजार कर रही है। उनका मौका उस मनहूस रात को आया। उस शाम विक्की और उसके 3 गुर्गे एक सड़क किनारे ढाबे पर शराब पी रहे थे जब एक गुर्गे ने फोन करके बताया कि उसने आन्या की कार को मदिकेरी शहर से बाहर कुशालनगर की ओर जाते देखा है। वे तुरंत बिना नंबर प्लेट वाली 2 पल्सर मोटरसाइकिलों पर सवार हुए, लोहे की छड़ें और सड़े हुए अंडे लेकर। हमने शहर से हाईवे तक काफी देर तक उसका पीछा किया। हम इस बात पर सहमत हुए कि हम तब तक कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक हम सुनसान घाट रोड पर नहीं पहुंच जाते जहां कोई घर या स्ट्रीट लाइट न हो। उस समय वह कार में अकेली थी। जब हम घाट के एक सुनसान हिस्से में पहुंचे तो मैंने अपने आदमियों को इशारा किया। 2 मोटरसाइकिलें आगे बढ़ीं और उसकी कार को किनारे कर दिया। पीछे बैठे मनोज साइको ने सीधे विंडशील्ड पर अंडे फेंके। उसकी दृष्टि बाधित हो गई। आन्या घबरा गई और उसे धीमा होकर किनारे रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। विक्की रुका, एक गहरी सांस ली। हमारी मूल योजना वास्तव में सिर्फ उसकी कार को तोड़ना और उसे डराने के लिए उसे पीटना था। लेकिन चीजें बहुत आगे बढ़ गईं। जैसे ही मर्सिडीज रुकी, 4 नकाबपोश लोग उस पर झपटे। सुरेश अन्ना ने ड्राइवर की तरफ की खिड़की पर लगातार लोहे की छड़ से वार किया। आन्या के पास चीखने का भी समय नहीं था, इससे पहले कि विक्की और मनोज उसे कार से बाहर खींच लेते। जब हमने उसे बाहर निकाला तो उसने एक छोटी सफेद स्पेगेटी स्ट्रैप ड्रेस पहनी हुई थी। संघर्ष के दौरान मनोज बहुत हिंसक हो गया और उसने उसकी ड्रेस का पट्टा खींचकर तोड़ दिया, जिससे उसका काला फीता अधोवस्त्र दिखाई देने लगा। सर, हम चारों उस समय नशे में थे और हमारे अंदर का खून खौल रहा था। अचानक एक इतनी खूबसूरत, आकर्षक लड़की को उस स्थिति में देखना, हमारे अंदर का जानवर जाग गया। मैंने बाकी 3 की तरफ देखा और उनकी आंखें भी लाल थीं। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हम सब समझ गए। विक्की ने अपना चेहरा नीचे कर लिया। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट में बदल गई क्योंकि उसने समूह के घिनौने कृत्य का विस्तार से वर्णन किया।
उन्होंने पीड़िता को सड़क के किनारे घनी झाड़ियों में खींच लिया। उस युवा लड़की की भीख, आंसू और हताश संघर्ष के बावजूद 4 राक्षसों ने बारी बारी से अपनी पाशविकता का प्रदर्शन किया। आन्या ने अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष किया। उसने अपने पास आने वाले किसी भी व्यक्ति को खरोंचा और काटा, उसे चिल्लाने से रोकने के लिए। सुरेश अन्ना ने अपने घृणित कृत्य को करते समय एक हाथ से उसका मुंह और नाक कसकर बंद कर लिया। जब हम सब कर चुके, सुरेश ने अपना हाथ हटाया, लेकिन तब हमने देखा कि आन्या का शरीर ढीला और गतिहीन हो गया था। मैंने उसे कई बार हिलाया, उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। दीपक काली ने कांपते हुए हाथ उसकी नाक के पास रखा और चिल्लाया, वह मर गई है भाई, वह सांस नहीं ले रही है। हम सब जम गए। नशा और वासना गायब हो गई, केवल गहरा डर रह गया। पता चला कि सुरेश ने उसका मुंह और नाक इतनी कसकर और इतनी देर तक बंद रखा था कि उसका दम घुट गया और वह मर गई। घबराहट फैल गई। वे जानते थे कि उन्होंने एक भयानक अपराध किया है। घबराहट में विक्की को भागने के लिए पैसे पाने के लिए कार चुराने का विचार आया। उन्होंने पीड़िता का बटुआ और फोन छीन लिया। विक्की मर्सिडीज चला रहा था। अन्य 3 मोटरसाइकिलों पर भागे। वे पागलों की तरह पड़ोसी जिले के एक परित्यक्त घर की ओर भागे। वहां उन्होंने कार की तलाशी ली, जीपीएस यूनिट को ढूंढा और हटा दिया और उसे पास की एक धारा में फेंक दिया। उसी रात विक्की ने सीमा पार के एक सिंडिकेट से संपर्क किया जो चोरी की कारों में काम करता था। अगली सुबह उन्होंने कार को कौड़ियों के दाम बेच दिया, पैसे आपस में बांट लिए और सीधे गोवा चले गए, जहां उन्होंने अपने अपराधों को भूलने और कानून से बचने के लिए अय्याशी में खुद को डुबो दिया, जब तक कि उन्हें पकड़ नहीं लिया गया। विक्की के कबूलनामे ने मामले की पूरी नग्न और क्रूर सच्चाई को उजागर कर दिया। उसी रात एक अन्य टीम ने प्रिया सिंह के आवास पर गिरफ्तारी और तलाशी का वारंट निष्पादित किया। जब पुलिस की वर्दी में अधिकारी उसके दरवाजे पर दिखाई दिए तो प्रिया का सुंदर चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया। उसकी मासूम, कमजोर पीड़िता का नाटक समाप्त होने का समय आ गया था। जांच एजेंसी में प्रिया शुरू में अपनी बेगुनाही पर अड्डी रही। वह रोई, एक दयनीय पीड़िता की भूमिका निभाते हुए, मुझे फांसाया जा रहा है। मैंने सिर्फ भाई विक्की से अपनी तकलीफें साझा की थीं। मुझे नहीं पता था कि वह ऐसा कुछ करेगा। मैं भी एक पीड़िता हूं। लेकिन जब जांचकर्ता ने मेज पर विक्रम रेड्डी का विस्तृत कबूलनामा रखा, साथ ही उसके और विक्की के बीच फोन कॉल और संदेशों के सबूत, तो प्रिया पूरी तरह से टूट गई। वह अब और अभिनय नहीं कर सकती थी। उसके आंसू अब नकली नहीं थे, बल्कि डर और देर से आए पश्चाताप के थे। प्रिया ने सिर झुकाकर सब कुछ कबूल कर लिया। यह सच है, मैंने भाई विक्की को सब कुछ बताया था, प्रिया ने सिसकते हुए कहा। उस समय मैं बहुत अपमानित महसूस कर रही थी। मैं हमेशा ध्यान का केंद्र रही हूं। पुरुष हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते थे। मैंने कभी किसी लड़की से हार नहीं मानी थी। लेकिन जब आन्या आई तो सब कुछ बदल गया। रोहन, वह आदर्श पुरुष जिसके मैंने सपने देखे थे, उससे प्यार करता था। मैंने उसे पाने की हर तरह से कोशिश की, लेकिन असफल रही। चरमोत्कर्ष वह दिन था जब वह मेरी कंपनी में आई। उसने मुझे एक बेशर्म तीसरी औरत कहा। उसने मेरी प्रतिष्ठा, मेरी छवि को नष्ट कर दिया। मुझे निकाल दिया गया। हर कोई मुझे घृणा की दृष्टि से देखता था। मुझे उससे नफरत थी, मेरे दिल की गहराइयों तक। जब मैं भाई विक्की से मिली तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया। मैं जानती थी कि वह बहुत गुस्सैल है और मुझसे प्यार करता है। मैंने जानबूझकर चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बताया, आन्या को एक दुष्ट दानव के रूप में चित्रित किया और खुद को एक दयनीय पीड़िता के रूप में। मैंने सीधे तौर पर उसे मारने के लिए नहीं कहा, लेकिन मेरे दिल में मैं चाहती थी कि वह कुछ भयानक करे। मैं चाहती थी कि वह पीड़ित हो, अपमानित हो। जब भाई विक्की ने कहा कि वह उसका पीछा करेगा और उसे सबक सिखाएगा, तो मैंने उसे नहीं रोका। वास्तव में मुझे खुशी महसूस हुई। मैंने उसे उसके प्रदर्शन शेड्यूल, उन जगहों के बारे में जानकारी दी जहां वह अक्सर जाती थी। मैंने बस सोचा था कि वह उसे पीटेगा या उसे शर्मिंदा करने के लिए कुछ करेगा। मैं कभी कल्पना नहीं कर सकती थी। मैं कभी कल्पना नहीं कर सकती थी कि यह उसकी मौत के साथ समाप्त होगा। मैं गलत थी, मैं वास्तव में गलत थी। प्रिया के देर से आए कबूलनामे ने पूरी जांच को समाप्त कर दिया। सभी गांठें सुलझ गई थीं। अपराधियों और मास्टरमाइंड के चेहरे स्पष्ट हो गए थे। मदिकेरी शहर के मुख्य चौराहे पर एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। जनता का गुस्सा अपने चरम पर था। कटघरे में 5 अभियुक्तों ने सिर झुकाए रखा। पीड़िता के परिवार को देखने की हिम्मत नहीं की, जो फूट फूट कर रो रहे थे। पूरी फाइल, सबूतों और अदालत में दिए गए बयानों के आधार पर न्यायाधीशों ने सबसे कठोर फैसला सुनाया। एक ऐसा फैसला
जो सही व्यक्ति को सही अपराध के लिए दंडित करता था और समाज के लिए एक मजबूत निवारक के रूप में काम करता था। अदालत ने मुख्य अपराधी विक्रम विक्की रेड्डी को, जिसने सीधे तौर पर बर्बर कृत्य को अंजाम दिया था, 3 आरोपों हत्या, बलात्कार और डकैती के लिए उच्चतम दंड मृत्युदंड की सजा सुनाई। 3 आरोपियों मनोज साइको, सुरेश अन्ना और दीपक काली को सक्रिय साथी के रूप में उनकी भूमिका के लिए प्रत्येक को आजीवन कारावास की सजा मिली। और अंत में प्रिया सिंह, हालांकि उसने सीधे तौर पर अपराध नहीं किया था, लेकिन मास्टरमाइंड, भड़काने वाली और पूरी त्रासदी की उत्पत्ति के रूप में उसकी भूमिका के लिए हत्या के आरोप में 20 साल की जेल की सजा मिली। न्याय मिल गया था, लेकिन पश्चिमी घाट का चमकता हुआ सितारा कभी वापस नहीं आएगा। इस दुखद मामले को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सोशल मीडिया पर एक जलन भरे विवाद से घृणा और झूठे सम्मान को बहुत दूर धकेल दिया गया, जो एक युवा लड़की की जान लेने वाले एक बर्बर अपराध में बदल गया। यह मामला हिंसा और असभ्य व्यवहार के भयानक परिणामों के बारे में एक गहरी चेतावनी है। सभी संघर्षों को शांति और कानून के पालन के साथ हल करें, क्योंकि कोई भी बदला शांति नहीं लाता है, केवल न्याय ही अंतिम फैसला है।